प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। इस चैनल पर आप देखते हैं कक्षा 9 और 10 विज्ञान जो एनसीईआरटी है उसके सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर। इस चैनल पर कुछ अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर पब्लिश किए जा चुके हैं, कुछ अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर पब्लिश किए जा रहे हैं। आप यदि सभी प्रश्नों के उत्तर, सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9 अध्याय 10 कार्य तथा ऊर्जा अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर। जो अध्याय के अंदर के प्रश्न हैं वह पूर्व के वीडियो में पब्लिश किए जा चुके हैं। अब हम इसमें देखेंगे कार्य तथा ऊर्जा अध्याय के अभ्यास में जो प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर हम देखेंगे। तो हम देखते हैं अध्याय का पहला प्रश्न और उसका उत्तर। पहला प्रश्न है, निम्न सूचीबद्ध क्रियाकलापों को ध्यान से देखिए। अपनी कार्य शब्द की व्याख्या के आधार पर तर्क दीजिए कि इनमें कार्य हो रहा है अथवा नहीं। तो जो यहाँ पर क्रियाकलाप दिए गए हैं उनमें हमें बताना है कि किस में कार्य हो रहा है और किस में कार्य नहीं हो रहा है। तो हम देखते हैं पहला क्रियाकलाप, सुमा एक तालाब में तैर रही है। यहाँ पर हमें बताना है कार्य हो रहा है या नहीं। तो सुमा कार्य कर रही है क्योंकि वह पानी पर बल लगाकर अपने शरीर को आगे की ओर विस्थापित कर रही है। तो हमने कार्य की परिभाषा देखी थी कि बल लगाने पर यदि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, वह विस्थापित होती है तो कार्य होता है। तो यहाँ पर सुमा कार्य कर रही है क्योंकि वह पानी पर बल लगाकर अपने शरीर को आगे की ओर विस्थापित कर रही है। और हम देखते हैं अगला क्रियाकलाप, एक गधे ने अपनी पीठ पर बोझा उठा रखा है। गधा अपनी पीठ पर बोझा उठाए हुए है और खड़ा हुआ है। तो इस स्थिति में देखते हैं कार्य हो रहा है या नहीं। इसका उत्तर होगा, इस स्थिति में गधा द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है क्योंकि उसके द्वारा लगाया गया बल तथा विस्थापन एक दूसरे के लंबवत है, अतः किया गया कार्य शून्य है। अब हम देखेंगे अगली स्थिति, एक पवन चक्की या विंड मिल कुएं से पानी उठा रही है। तो इसका उत्तर होगा, इस स्थिति में पवन चक्की द्वारा कार्य किया जा रहा है क्योंकि लगाया गया बल तथा विस्थापन एक ही दिशा में है। पवन चक्की द्वारा बल लगाया जा रहा है और कुएं से पानी उठाया जा रहा है, तो इस स्थिति में कार्य किया जा रहा है। एक हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है। तो इसका उत्तर होगा, इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें ना तो कोई बल लग रहा है और ना ही कोई विस्थापन हो रहा है। कार्य होने की शर्त है कि बल भी लगाया जाए और विस्थापन भी हो। चूँकि यहाँ पर कोई बल नहीं लगाया जा रहा है, ना ही विस्थापन हो रहा है, तो यहाँ पर कार्य नहीं हो रहा है। अगला क्रियाकलाप है, एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। इसका उत्तर होगा, इसमें कार्य हो रहा है क्योंकि लगाए गए बल के द्वारा विस्थापन हो रहा है। अगला क्रियाकलाप है, अनाज के दाने सूर्य की धूप में सूख रहे हैं। तो इसका उत्तर होगा, इसमें कार्य नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें ना तो कोई बल लग रहा है और ना ही विस्थापन हो रहा है। सिर्फ अनाज के दाने सूर्य की धूप में सूख रहे हैं, तो यहाँ पर कार्य नहीं होगा। एक पाल नाव पवन ऊर्जा के कारण गतिशील है। इस स्थिति में देखते हैं कार्य हो रहा है या नहीं। तो इसका उत्तर होगा, इसमें वायु द्वारा लगाए गए बल के कारण नाव का विस्थापन होता है, अतः कार्य हो रहा है। वायु द्वारा बल लगाया जा रहा है और नाव की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, उसमें विस्थापन हो रहा है, अतः यहाँ पर कार्य हो रहा है। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा, एक पिंड को धरती से किसी कोण पर फेंका जाता है। यह एक वक्र पथ पर चलता है और वापस धरती पर आ गिरता है। पिंड के पथ के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु एक ही क्षैतिज रेखा पर स्थित हैं। पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा कितना कार्य किया गया है। इसका उत्तर देखते हैं, इसमें गुरुत्व बल ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लग रहा है। यहाँ पिंड का विस्थापन ऊर्ध्वाधर न होकर क्षैतिज दिशा में हुआ है। इस प्रकार गुरुत्व बल की दिशा में शून्य विस्थापन हुआ है, अतः किया गया कार्य शून्य होगा। तो जहाँ विस्थापन शून्य हो जाता है वहाँ पर किया गया कार्य भी शून्य होता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हमने देखा। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, एक बैटरी बल्ब जलाती है। इस प्रक्रम में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। जब बैटरी बल्ब जलाती है तो इस प्रक्रम में कौन कौन से ऊर्जा परिवर्तन होते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं। उत्तर होगा, इस स्थिति में बैटरी में संचित रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में हो रहा है। तो जो बैटरी में रासायनिक ऊर्जा है उसका रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में हो रहा है। फिर विद्युत ऊर्जा बल्ब द्वारा प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर देखा कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में होता है और विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न का उत्तर। अध्याय का अगला प्रश्न है, 20 किलोग्राम द्रव्यमान पर लगने वाला कोई बल इसके वेग को 5 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित कर देता है। बल द्वारा किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर, किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन और अंतिम गतिज ऊर्जा ऋण प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, अर्थात 1/2 mv वर्ग अंतिम गतिज ऊर्जा है और 1/2 mu वर्ग प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है। तो यहाँ पर भी
अंतिम वेग है और u प्रारंभिक वेग है। अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे 1/2 mv वर्ग ऋण 1/2 mu वर्ग बराबर 1/2 m, और यहाँ कोष्टक में हम ले लेते हैं v वर्ग ऋण u वर्ग। आगे देखते हैं 1/2 20, और यहाँ पर m और u v का मान रखते हैं बराबर 10 4 ऋण 25, तो बराबर 10 गुणा कोष्टक में हम लिखेंगे ऋण 21 बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा ऋण 210 जूल। यहाँ पर ऋणात्मक मान प्राप्त हुआ है, अतः ऋणात्मक चिन्ह बताता है कि गतिज ऊर्जा घट रही है। इस स्थिति में किया गया कार्य 210 जूल है, अर्थात यहाँ पर गतिज ऊर्जा घट रही है और किया गया कार्य 210 जूल हमें प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है जिसका उत्तर हम देखेंगे 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड मेज पर ए बिंदु पर रखा है, इसे बिंदु बी तक लाया जाता है। यदि ए तथा बी को मिलाने वाली रेखा क्षैतिज है तो पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर इसका उत्तर होगा इस स्थिति में किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि गुरुत्व बल ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है परंतु वस्तु का विस्थापन केवल क्षैतिज दिशा में हो रहा है, तो इस प्रकार यहाँ पर किया गया कार्य शून्य होगा। अगला प्रश्न है मुक्त रूप से गिरते एक पिंड की स्थिर ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, क्या यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन करती है? कारण बताइए। तो इसका उत्तर होगा यहाँ ऊर्जा के संरक्षण नियम का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है। मुक्त रूप से गिरते पिंड की स्थिर ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में होता है। इस प्रकार वस्तु की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है और यहाँ ऊर्जा के संरक्षण नियम का पालन हो रहा है। अगला प्रश्न है जिसका उत्तर हमें यहाँ पर देखना है, जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन कौन सी ऊर्जा रूपांतरित होती है? इसका उत्तर होगा जब हम साइकिल चलाते हैं तो पेशीय ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में होता है। साइकिल चलाते समय पेशीय बल लगाया जाता है तो पेशीय ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में होता है। जब हम पेशीय बल लगाते हैं तो साइकिल गतिशील हो जाती है और उसका रूपांतरण गतिज ऊर्जा में हो जाता है। अध्याय का अगला प्रश्न है, जब आप अपनी सारी शक्ति लगाकर एक बड़ी चट्टान को धकेलना चाहते हैं और इसे हिलाने में असफल हो जाते हैं तो क्या इस अवस्था में ऊर्जा का रूपांतरण होता है? आपके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा कहाँ चली जाती है? तो उत्तर होगा इस अवस्था में ऊर्जा का रूपांतरण नहीं हो रहा है, हमारे द्वारा व्यय की गई ऊर्जा वस्तु के जड़त्व के विरुद्ध व्यय हो गई। तो जब वस्तु में विस्थापन नहीं हुआ, कार्य नहीं हुआ, तो यहाँ ऊर्जा का रूपांतरण भी नहीं हो रहा है और जो हमारे द्वारा ऊर्जा व्यय की गई है वह वस्तु के जड़त्व के विरुद्ध व्यय हो गई है। अगला प्रश्न है, किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की 250 यूनिटें व्यय हुई, यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी? तो यहाँ पर जो 250 यूनिटें व्यय हुई हैं ऊर्जा की, उसका हमें जूल में उत्तर बताना है। तो उत्तर होगा चूँकि 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर, इसलिए 250 यूनिट बराबर होगा 250 किलोवाट आवर। आगे हम इसे परिवर्तित करते हैं जूल में, तो इसका उत्तर होगा 250 गुणा 1000 गुणा 60 गुणा 60 वाट पर सेकंड। और आगे जब हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 9 गुणा 10 पर पावर 8 की वाट सेकंड। इसका उत्तर प्राप्त होगा हमें 9 गुणा 10 पर पावर है 8 जूल। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हमें प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, 40 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड धरती से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, इसकी स्थिर ऊर्जा कितनी है यदि पिंड को मुक्त रूप से गिरने दिया जाए? तो जब पिंड ठीक आधे रास्ते पर है उस समय इसकी गतिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए। यहाँ पर गुरुत्व जो दिया गया है वह 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। तो उत्तर देख लेते हैं हम इसका। स्थिर ऊर्जा बराबर mgh बराबर द्रव्यमान दिया है 40 किलोग्राम और यहाँ पर जो गुरुत्व का मान दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग और विस्थापन या ऊंचाई जो दी गई है वह 5 मीटर है। तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है, इनमें हम आपस में गुणा करते हैं तो 2000 जूल। स्थिर ऊर्जा बराबर 2000 जूल। अब आधे ऊंचाई पर पिंड की स्थिर ऊर्जा बराबर, तो mgh गुणा h का आधा कर देते हैं बराबर 2000/2 जूल। और आगे जब हम हल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1000 जूल। शेष स्थिर ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में हो जाता है। आधे रास्ते पर गतिज ऊर्जा बराबर 2000 ऋण 1000 जूल बराबर 1000 जूल। आधे रास्ते पर जो गतिज ऊर्जा होगी वह होगी 1000 जूल। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए किसी उपग्रह पर गुरुत्व बल द्वारा कितना कार्य किया जाएगा? अपने उत्तर को तर्क संगत बनाइए। तो इसका उत्तर होगा पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए किसी उपग्रह पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि
किसी भी क्षण गुरुत्व बल की दिशा और गति की दिशा एक दूसरे के लंबवत होती है। तो पृथ्वी के चारों ओर जो उपग्रह घूम रहा है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। क्यों होगा? क्योंकि किसी भी क्षण गुरुत्व बल की दिशा और गति की दिशा एक दूसरे के लंबवत होती है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अध्याय का अगला प्रश्न है, क्या किसी पिंड पर लगने वाले किसी भी बल की अनुपस्थिति में इसका विस्थापन हो सकता है? सोचिए, इस प्रश्न के बारे में अपने मित्रों तथा अध्यापकों से विचार विमर्श कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देखेंगे। हाँ, किसी बल की अनुपस्थिति में पिंड का विस्थापन हो सकता है। बिना किसी बल के कोई पिंड एक समान वेग से गति कर सकता है और विस्थापन हो सकता है। अगला प्रश्न है जिसका उत्तर हमें यहाँ पर देखना है। कोई मनुष्य भूसे के एक गट्ठर को अपने सिर पर 30 मिनट तक रखे रहता है और थक जाता है। क्या उसने कुछ कार्य किया या नहीं? अपने उत्तर को तर्क संगत बनाइए। तो इसका उत्तर होगा, इस अवस्था में शून्य कार्य किया गया, क्योंकि मनुष्य द्वारा लगाया गया बल के कारण कोई विस्थापन नहीं हुआ। भूसे का गट्ठर अपने सिर पर 30 मिनट तक उठाए रखा है और वह थक जाता है क्योंकि मनुष्य खड़ा हुआ है। इस अवस्था में शून्य कार्य किया गया है, क्योंकि मनुष्य द्वारा लगाए गए बल के कारण कोई विस्थापन नहीं हुआ है। पूर्व में भी हम देख चुके थे कि बल लगाया जाता है और विस्थापन होता है तो वहाँ पर कार्य किया जाता है। यदि विस्थापन नहीं होता तो वहाँ पर कार्य शून्य होता है। अगला प्रश्न है, एक विद्युत हीटर या ऊष्मक की घोषित शक्ति 1500 वाट है। 10 घंटे में कितनी ऊर्जा उपयोग करेगा? उत्तर को उपयोग की गई ऊर्जा बराबर शक्ति गुणा समय। तो यहाँ पर शक्ति है 1500 वाट, तो हम शक्ति के स्थान पर लिखेंगे 1500 वाट और समय दिया है 10 घंटे, तो समय की जगह लिखेंगे 10 आवर। इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 15,000 वाट आवर। और आगे हम देखते हैं किलो वाट में, तो इसे हमें प्राप्त होता है 15 किलो वाट आवर और उत्तर प्राप्त होता है 15 यूनिट। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त होता है 15 यूनिट। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न का उत्तर। अध्याय का अगला प्रश्न है, जब हम किसी सरल लोलक के गोलक को एक ओर ले जाकर छोड़ते हैं तो यह दोलन करने लगता है। इसमें होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों की चर्चा करते हुए ऊर्जा संरक्षण के नियम को स्पष्ट कीजिए। गोलक कुछ समय पश्चात ब्रह्म अवस्था में क्यों आ जाता है? अंततः इसकी ऊर्जा का क्या होता है? क्या है ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन है? तो इसका उत्तर आगे हम देखेंगे। जब हम गोलक को एक ओर खींचते हैं और उसे दोलन करने देते हैं तो ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता रहता है। यहाँ कुल ऊर्जा संरक्षित होती है और ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन होता है। जब लोलक को एक ओर खींचकर ए बिंदु तक लाया जाता है तो इसमें स्थिर ऊर्जा के रूप में ऊर्जा संचित होती है। जैसे जैसे यह मध्य बिंदु ओ की ओर जाता है, स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में होने लगता है। पुनः जब लोलक ओ बिंदु से बिंदु बी की ओर आने लगता है तो गतिज ऊर्जा का रूपांतरण स्थितिज ऊर्जा में होने लगता है। इस प्रकार बिंदु बी से ओ की तरफ आने पर स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलने लगती है, परंतु वायु के प्रतिरोध के कारण लोलक की ऊर्जा का लगातार ह्रास होता रहता है और अंततः यह विराम अवस्था में आ जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर पूरा होता है। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, एवं द्रव्यमान का एक पिंड एक नियत वेग भी से गतिशील है। पिंड पर कितना कार्य करना चाहिए कि यह विराम अवस्था में आ जाए? तो इसका उत्तर होगा, किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। वस्तु को विराम अवस्था में लाने के लिए उसके गतिज ऊर्जा के बराबर कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम आगे देखेंगे, अतः किया गया कार्य बराबर होगा 1/2 mv वर्ग। यह गतिज ऊर्जा का सूत्र है, अतः इतना कार्य किया जाना चाहिए, गतिज ऊर्जा के बराबर कार्य करना होगा, तभी हम पिंड को विराम अवस्था में ला सकते हैं। अध्याय का अगला प्रश्न है, 1500 किलोग्राम द्रव्यमान की कार को जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है रोकने के लिए किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, ज्ञात है कि m या द्रव्यमान बराबर 1500 किलोग्राम, u यहाँ पर जो प्रारंभ वेग है 60 किलोमीटर प्रति आवर। तो यहाँ पर हम आगे इसे हल करते हैं, 60 गुणा 1000 बटे 60 गुणा 60। यहाँ हम इसे सेकंड में प्रति सेकंड ज्ञात करते हैं तो प्राप्त होता है 60 गुणा 1000 बटे 60 गुणा 60 मीटर प्रति सेकंड बराबर 50/3 मीटर प्रति सेकंड। किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर अंतिम गतिज ऊर्जा ऋण प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। आगे देखते हैं, अंतिम गतिज ऊर्जा होगी 1/2 mv वर्ग और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा होगी 1/2 mu वर्ग। यहाँ मान रख देते हैं, तो जो अंतिम गतिज ऊर्जा है वह शून्य है, ऋण प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है 1/2 mu वर्ग, तो बराबर ऋण 1/2 mu वर्ग बराबर ऋण 1/2 गुणा 1500 गुणा
50/3 का वर्ग बराबर ऋण 1/2 गुणा 1500 गुणा 50/3 गुणा 50/3। इसे हम हल करते हैं, जो वर्ग है का 2 बार गुणा कर देते हैं तो बराबर हमें प्राप्त होता है ऋण 2.08 गुणा 10/5 जूल। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह सिर्फ यह दर्शाता है कि गतिज ऊर्जा घट रही है, अतः किया गया कार्य बराबर 2.08 गुणा 10/5 की पावर जूल। उत्तर प्राप्त होता है किया गया कार्य बराबर 2.08 गुणा 10/5 जूल। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से प्रत्येक स्थिति में द्रव्यमान के एक पिंड पर एक बल लग रहा है। विस्थापन की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है, जो एक लंबे तीर से प्रदर्शित की गई है। चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि किया गया कार्य ऋणात्मक है, धनात्मक है या शून्य है। तो यहाँ पर स्थितियाँ आप देख रहे हैं। वस्तु की पहली स्थिति में ऊपर की ओर बल लग रहा है और यहाँ दूसरी स्थिति में आप देख रहे हैं और तीसरी स्थिति में दोनों ओर से बल लग रहा है। तो हम देखते हैं यहाँ पर आगे क्या स्थिति हमें प्राप्त होती हैं। अब यहाँ पर स्थिति 1 है। यहाँ गुटके पर लगने वाले बल तथा विस्थापन की दिशा एक दूसरे के लंबवत है। स्थिति 1 में गुटके पर लगने वाले बल तथा विस्थापन की दिशा एक दूसरे के लंबवत है, अतः यहाँ किया गया कार्य शून्य होगा। स्थिति 2 में यहाँ गुटके का विस्थापन बल की दिशा में हो रहा है, अतः किया गया कार्य धनात्मक होगा। जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो किया गया कार्य धनात्मक होता है। स्थिति 3 है। यहाँ गुटके का विस्थापन बल की विपरीत दिशा में हो रहा है, अतः किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं गुटके का जो विस्थापन है वह बल की विपरीत दिशा में हो रहा है, तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। अध्याय का अगला प्रश्न। सोनी कहती है कि किसी वस्तु पर त्वरण शून्य हो सकता है, चाहे उस पर कई बल कार्य कर रहे हों। क्या आप इससे सहमत हैं? बताइए क्यों। तो इसका उत्तर होगा, जब किसी वस्तु पर कई बल एक साथ कार्य करें और सभी बलों का कुल योग शून्य हो तो वस्तु का त्वरण शून्य होता है। जब किसी वस्तु पर कई बल एक साथ कार्य कर रहे हैं और बलों का कुल योग शून्य हो जाता है तो वस्तु का त्वरण शून्य होता है, अतः सोनी का कथन सही है। अगला प्रश्न है। 4 युक्तियाँ जिनमें प्रत्येक की शक्ति 500 वाट है 10 घंटे तक उपयोग में लाई जाती है, इनके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा किलो वाट आवर में परिकलित कीजिए। तो इसका उत्तर होगा ऊर्जा बराबर शक्ति गुणा समय। इसलिए एक युक्ति द्वारा व्यय की गई ऊर्जा बराबर 500 वाट गुणा 10 आवर बराबर होगा 5000 वाट आवर या 5 किलो वाट आवर। अतः 4 युक्तियों द्वारा व्यय की गई ऊर्जा बराबर जो हमें यहाँ पर उत्तर प्राप्त होता है उसमें 4 का गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाता है 20 किलो वाट आवर। अध्याय का अगला और अंतिम प्रश्न है, इसका उत्तर भी हम देख लेते हैं। मुक्त रूप से गिरता एक पिंड अंतर धरती तक पहुँचने पर रुक जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा का क्या होता है? इसका उत्तर होगा, मुक्त रूप से गिरता एक पिंड गतिज ऊर्जा के साथ धरती से टकराता है और अंततः रुक जाता है। टकराने से इसकी गतिज ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मा ऊर्जा एवं ध्वनि ऊर्जा में हो जाता है। तो मुक्त रूप से गिरता एक पिंड गतिज ऊर्जा के साथ धरती से टकराता है और रुक जाता है, तो इसकी गतिज ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मा ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि कोई भी पिंड जब धरती से टकराता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है और एक ध्वनि होती है, अतः ऊष्मा ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कार्य तथा ऊर्जा अध्याय के अभ्यास के जो प्रश्न दिए गए थे उन सभी के उत्तर यहाँ पर देखे। चैनल पर आपको कक्षा 9वीं 10वीं विज्ञान या NCERT विज्ञान के सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर पब्लिश किए गए हैं। आप सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यहाँ पर सभी विद्यार्थियों को मदद मिलेगी, आप अपनी तैयारी एक अलग रूप से कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही किसी नए अध्याय के प्रश्नों के उत्तर पब्लिश किए जाते हैं वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अन्य साथियों में शेयर भी करें और उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ताकि उनके पास भी सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर पहुंच सकें। आपका एक बार पुनः धन्यवाद।